गुड मॉर्निंग बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बिलियन चैप्टर से क्वेश्चन स्टार्ट किया था करवाना आप लोगों को। तो कल हमने 2-3 क्वेश्चन बिलियन चैप्टर के कराए थे और उनसे रिलेटेड उनकी थ्योरी भी बताई थी, और वो थ्योरी बोर्ड परीक्षा में आपके कई बार पूछी गई है, कभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में और कभी उसको विस्तृत या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा गया था। जब उसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ पूछा गया था तो उसमें उसकी डेफिनेशन था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, दोनों एक साथ पूछा गया था। तो चलिए एक बार हम आपका रिवीजन करवा देते हैं कि कल हमने आपको क्या पढ़ाया था। तो बच्चों कल हमने पढ़ाया था मोलरता से आप क्या समझते हो। तो मोलरता का मतलब होता है प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। m बराबर क्या हो जाएगा तब, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बच्चों आपको पता है विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, विलेय के मोल निकालते हैं n बराबर W2/m2 इंटू बिलियन का आयतन जो है वो लीटर में रहेगा ही। अगर आप इसको ml में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हमने क्या बताया था, मोललता से आप क्या समझते हो। तो हमने बताया था प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो आप लोग इसको कैसे निकालोगे, m बराबर हो जाएगा, मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n बराबर हो जाएगा कि विलेय के मोलों की संख्या N2/W1, ये हमने बताया प्रति केजी विलायक में घुले, ये विलायक का जो है द्रव्यमान है। ये अगर केजी में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर आप इसको ग्राम में लिखोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मोललता का ये वाला फार्मूला फाइनल निकल के आता है, m बराबर हो जाएगा N2 इंटू 1000/W1 ग्राम में। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन कराया था। इसके बाद हमने बताया था मोल प्रभास क्या होता है। बच्चों हमने बताया था किसी बिलियन में उपस्थित एकल अवयव के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को उसका क्या कहते हैं, उसका मोल प्रभास कहते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर मतलब एकल अवयव के मोलों की संख्या बटे कुल अवयव के मोलों की संख्या। मान लो हमें विलेय का मोल प्रभास निकालना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे टोटल मोल जो बिलियन में प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हमको विलायक का मोल प्रभास निकालना है तो विलायक के मोल ऊपर रहेंगे बटे टोटल मोल जो बिलियन में प्रेजेंट है। इससे भी रिलेटेड हमने कल बच्चों आपको एक क्वेश्चन कराया था। अब हम बच्चों आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अणुसंख्य गुण या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बच्चों किसी विलयन का जो भौतिक गुण होता है, जो विलेय के कणों की संख्या या मोल प्रभास पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुण कहते हैं। तो अणुसंख्य गुण किसे कहते हैं बच्चों, किसी विलयन का भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या या मोल प्रभास पे निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुण या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि विलयन के अणुसंख्य गुण कौन कौन है बच्चों। तो विलयन के अणुसंख्य गुण 4 होते हैं, आप इसको याद रख लीजिए बच्चों। ये चारों कई बार ऑप्शन में पूछा गया है, कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। तो विलयन के अणुसंख्य गुण कौन से होते हैं बच्चों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या हम कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन या हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होती है, हिमांक का अवनमन या हम कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होता है विलयन के अणुसंख्य गुण में, प्रासरण या हम उसे क्या कहते हैं ऑस्मोसिस। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि पहली प्रॉपर्टी जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको हम कैसे निकालेंगे।
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये क्या होता है? तो वाष्प दाब के अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या बताया? वाष्प दाब के अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी नॉट। जो डेल्टा पी होता है वो क्या है बच्चों? वो वाष्प दाब का अवनमन है और पी नॉट क्या है? ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। बच्चों डेल्टा पी कैसे निकालते हैं? डेल्टा पी बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस। पी एस क्या है? ये विलयन का वाष्प दाब है। अभी हमने बताया पी नॉट क्या है? पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम किसको कहते हैं? तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है डेल्टा पी बाई पी नॉट के बराबर होता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तो बच्चों राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभास के समानुपाती होता है। तो क्या होते हैं बच्चों? राउल्ट लॉ के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभास के समानुपाती होता है। अभी हमने बताया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वो कितना होता है? डेल्टा बी बाई पी नॉट के बराबर होता है। तो डेल्टा पी बाई पी नॉट वो समानुपाती किसके होता है? विलेय के मोल प्रभास के। जब आप ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो बच्चों एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब नियतांक कहते हैं। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है मान लेते हैं। तो डेल्टा पी बाई पी नॉट किसके बराबर हो गया? ये मोल प्रभास आप विलेय के बराबर होता है। या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अभी हमने बताया था कि विलेय का मोल प्रभास कैसे निकालते हैं? विलेय के मोल बटे टोटल मोल। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। बच्चों यदि विलेय के मोल बहुत कम है विलायक के मोल से तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए बाई एम ए। तो बच्चों ये फार्मूला आपका कब निकल के आएगा? जब NB क्या होगा? NB बहुत कम होगा Na से। तो आपका ये फार्मूला निकल के आएगा। अब हम बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि 293 केल्विन पर जल का जो वाष्प दाब है वो कितना है? वो हमको दिया है P नॉट हमको दिया है 17.535 mmHg और हमको क्या दिया? हमको दिया 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोल रहा है वो। तो हमको दे रहा है विलेय का द्रव्यमान 25 ग्राम और विलायक का जो द्रव्यमान है वो हमको दे रहा है 450 ग्राम। और हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? हमसे पूछ रहा है विलयन का वाष्प दाब परिकल्पित कीजिए। तो हम बच्चों इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। चूंकि डब्ल्यू बी हमें पता है तो NB बराबर, चूंकि ये क्या है? ये NB बराबर है, NB बराबर होता है WB बाई NB।
तो NB बराबर क्या हो जाएगा, WB की वैल्यू हमें पता है 25 ग्राम और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 180 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 0.14 आ जाएगा। इसी प्रकार Na बराबर होता है WA/Ma, तो WA की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 450 ग्राम और जल का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25। तो बच्चों आप उसको इस फॉर्मूले में रखोगे, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.14 अपॉन 25 प्लस 0.14। बच्चों हमने बताया था जब NB की वैल्यू बहुत कम हो Na से तभी इसको नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं तो हमारा ये पुराना फार्मूला ही यूज होगा। इसलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमको P0 की वैल्यू पता है, माइनस PS अपॉन P0 17.535 इज इक्वल टू 0.14 अपॉन 25 प्लस 0.14। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो PS बराबर आ जाएगा 17.438 mmHg, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक को हम TB से डिनोट करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वथनांक का मतलब होता है वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ का वाष्प दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। मतलब वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ का वाष्प दाब बच्चों वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके बराबर हो जाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। बच्चों हम एक डेफिनेशन 2 से 3 बार बोल रहे हैं जिससे आपको ये लेक्चर यहीं तैयार हो जाए। तो हम इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। बच्चों ये तापमान है, ये तापमान है, ये क्या है, ये एक्सिस वाष्प दाब की है, वाष्प दाब की है। अभी हमने क्या बताया, वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ का क्या होता है, वाष्प दाब वायुमंडलीय। मान लो ये वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक है, उसके बराबर हो जाता है, तो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन को बच्चों हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जब किसी शुद्ध विलायक में वैद्युत अनअपघट्य विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में इस वृद्धि को बच्चों क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो हमने क्या बताया, जब किसी शुद्ध विलायक में वैद्युत अनअपघट्य विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। बच्चों क्वथनांक में इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। डेल्टा TB बराबर क्या होता है बच्चों, TB माइनस TB0। ये क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन को रिप्रेजेंट करता है। TB क्या है, ये विलयन का क्वथनांक है। TB0 जो है ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। अब हम बच्चों देखेंगे कि क्वथनांक के उन्नयन द्वारा अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय के अणुभार की गणना कैसे करते हैं। तो बच्चों जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा विलेय की मोललता के। मोललता को बच्चों स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, KB इंटू m। अब हम बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बोल रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करना है। बच्चों ये क्वेश्चन 2018, 2019 2 बार पूछा गया है। तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, KB इंटू m। चूंकि हम जानते हैं TB इज इक्वल टू KB, m क्या है, m है N2/W1, ये ग्राम में होगा, इंटू 1000। N2 क्या है, N2 विलेय के मोल है। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान 9 ग्राम दिया है
अपॉन 180। W1 कितना है? W1 दिया है विलायक का द्रव्यमान 500 ग्राम, तो आप इसको इस फार्मूले में रखिए बच्चों। Kb की वैल्यू दी हुई है 0.52, N2 की वैल्यू हो जाएगी 9/180। W1 हमको पता है 500 ग्राम, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आंसर निकल के आएगा 0.052 केल्विन। अब हम बच्चों पढ़ेंगे हिमांक क्या होता है। बच्चों वह तापमान, हिमांक को बच्चों हम TF से रिप्रेजेंट करते हैं, वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ के ठोस व द्रव अवस्था दोनों एक साथ साम्य अवस्था पर होते हैं, वह उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। तो बच्चों हमने क्या बताया? वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ के ठोस व द्रव दोनों अवस्था एक साथ साम्य अवस्था पर होते हैं, वह तापमान उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? ग्राफ के द्वारा। ये TF है बच्चों, ये कोई ठोस पदार्थ है और ये क्या है? ये कोई द्रव है, ये द्रव है। ये क्या है? ये ठोस पदार्थ है। तो ये दोनों किस तापमान पर साम्य अवस्था में है? ये दोनों इस तापमान पर साम्य अवस्था में है। तो ये इसका क्या कहलाता है? ये इसका TF या हिमांक कहलाता है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन क्या होता है। इसे हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों शुद्ध विलायक के हिमांक TF नॉट एवं विलयन के हिमांक TF के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो अभी हमने क्या बताया बच्चों? शुद्ध विलायक के हिमांक TF माइनस विलयन के हिमांक को क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? TF नॉट माइनस TF। या हम और क्या कह सकते हैं? डेल्टा TF जो हिमांक का अवनमन होता है वो विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। जब आप इस समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, उसे KF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? KF इंटू M। बच्चों KF क्या है बच्चों? KF है हिमांक का अवनमन स्थिरांक। अब हम बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, तो हमें पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। अभी हमने बच्चों क्या बताया? डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M। तो TF की वैल्यू क्या, हिमांक में कमी कितनी हो रही? 1.2 डिग्री सेल्सियस की। KF की वैल्यू हमें पता है 1.86। मोललता क्या होता है? N2/W1, ये ग्राम में होती है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 1.2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.86। चूंकि हमको N2 बराबर क्या होता है बच्चों? N2 बराबर W2/M2। N2 बराबर क्या होता है बच्चों? W2/M2। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? W2 की वैल्यू हमें दी हुई है 7.5 ग्राम, M2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम इस फार्मूले में रखेंगे बच्चों। 7.5 अपॉन M2 इंटू W1 की वैल्यू है 75 ग्राम इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 बराबर हो जाएगा 155 ग्राम पर मोल। अब हम बच्चों पढ़ेंगे प्रासरण क्या होता है या ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। तो बच्चों जिसमें विलायक के अणु क्या होते हैं? अपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रासरण कहते हैं। तो
बच्चों ध्यान रखना है, प्रासरण में किसका प्रवाह होता है? विलायक के अणु का। आप विलेय के अणु कभी नहीं लगाएंगे। इसमें विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रासरण कहते हैं। बच्चों, हम ये जो भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये सब आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, चाहे वो लघु उत्तरीय या विस्तृत प्रश्न के रूप में, किसी न किसी फॉर्म में पूछा गया है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं। तो बच्चों, अभी हमने क्या बताया? प्रासरण में क्या होता है? विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से क्या होता है? विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं स्वतः। तो इस प्रासरण की घटना को रोकने के लिए उच्च सांद्रता वाले विलयन पर जो अतिरिक्त बाह्य दाब आरोपित करते हैं जिससे ये प्रासरण की घटना रुक जाए, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? उसे प्रासरण दाब कहते हैं। तो बच्चों, प्रासरण दाब क्या होता है? प्रासरण की घटना को रोकने के लिए उच्च सांद्रता वाले विलयन पे जो अतिरिक्त बाह्य दाब आरोपित करते हैं उसे प्रासरण दाब कहते हैं। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, पाई बराबर CRT होता है, जिसमें C क्या है? C ये सांद्रता है, R क्या है? R गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है, और T क्या है? T टेम्परेचर है। बच्चों, ये जो प्रासरण दाब का व्यंजक है पाई बराबर CRT, ये 3 नियमों के संयोजन से मिलता है। वॉयल-वान-टॉप, चार्ल्स-वान-टॉप और अवोगाड्रो के नियम के संयोजन से बनता है। तो हम चलिए अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। पहले वॉयल-वान-टॉप नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों? स्थिर तापमान पर तनु विलयन का प्रासरण दाब विलेय के कणों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो क्या होता है बच्चों? स्थिर तापमान पर तनु विलयन का जो प्रासरण दाब होता है विलेय के कणों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो बच्चों, ये क्या है? ये सांद्रता हमने बताया, ये n क्या है? ये n मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है। यदि n बराबर 1 आप ले लेते हो तो पाई समानुपाती किसके हो जाएगा? 1/b के। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमारा दूसरा नियम है क्या? चार्ल्स-वान-टॉप नियम। तो बच्चों, नियत सांद्रता वाले विलयन का प्रासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। तो बच्चों, क्या होता है चार्ल्स-वान-टॉप नियम? नियत सांद्रता वाले विलयन का प्रासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है, मतलब पाई समानुपाती होता है T के। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इसके बाद क्या है? वान-टॉप-अवोगाड्रो नियम। तो बच्चों, 2 या 2 से अधिक विलयनों का प्रासरण दाब जिनकी मोलर सांद्रताएं समान होती हैं उनके मोल भी प्रासरण दाब के समानुपाती होते हैं। तो बच्चों, हमने क्या बताया? 2 या 2 से अधिक विलयनों का प्रासरण दाब जिनकी मोलर सांद्रताएं समान होती हैं उनके मोल भी प्रासरण दाब के समानुपाती होते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रासरण दाब समानुपाती होता है n मोलों के। ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। अब बच्चों, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमने क्या जाना? ये जो पाई होता है ये समानुपाती होता है n के, t के बाई v के। ये हमारी तीनों इक्वेशन से आया, या हम इसको कह सकते हैं जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें मिलेगा एक स्थिरांक, इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों, आपका फाइनल फार्मूला क्या निकल के आया? पाई बराबर nRT बाई b। ये n बाई बी क्या होता है बच्चों? ये n बाई बी क्या होता है? ये सांद्रता या कंसंट्रेशन होती है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? पाई बराबर CRT। अब हम बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 0 डिग्री ताप पर क्या है? 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया। हमसे इसका प्रासरण दाब पूछ रहा है।
चूंकि हम जानते हैं पाई बराबर N/B/RT। N क्या है? N मोलों की संख्या है, तो N बराबर हो जाएगा W/M। W क्या है? 0.45 ग्राम, चूंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0025। अब इसको इस फॉर्मूले में रखना है। 0.0025 R की वैल्यू हमको दी हुई है 0.082 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है बच्चों? टेम्परेचर केल्विन में लिखा जाता है, तो 273 में 0 डिग्री सेल्सियस जोड़ोगे तो यह कितना आएगा? 273 केल्विन इंटू 273 ऑब्लिक वैल्यूम क्या है? वैल्यूम हमको मिलीलीटर में दिया हुआ है 250 ml। इसको आप लीटर में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 0.25 लीटर। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0.25 लीटर। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.22 एटमॉस्फेयर। तो इसका प्रासरण दाब कितना होगा? 0.22 एटमॉस्फेयर। ये आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने बिलियन के अणुसंख्य गुण को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसमें हमने बिलियन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण, इन चारों घटनाओं को देखा है और पढ़ा है, और उनसे रिलेटेड हर एक फार्मूलों पर एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। तो बच्चों इन फार्मूले पे आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।